हेलो लर्नर्स, वेलकम टू मैनेजमेंट क्लासेस विद पल्लवी। इस वीडियो में आई विल कवर माय नेक्स्ट पार्ट थर्ड ऑफ चैप्टर 8 बिजनेस स्टडीज़ क्लास 11। इन माय प्रीवियस वीडियो मैंने आपको वेरियस जो क्लासिफिकेशन है ऑफ वेरियस सोर्सेज ऑफ फंड, ठीक है, उसके बारे में एक्सप्लेनेशन दिया था। उसमें 2 पॉइंट्स बचे थे, कमर्शियल पेपर्स एंड फैक्टरिंग, वो मैं इस वीडियो में कवर करूँगी। सो कमर्शियल पेपर्स की अगर हम बात करते हैं तो ये वो पेपर्स होते हैं जो शॉर्ट टर्म फिनेंशियल नीड्स को फुलफ़िल करते हैं आपके, ठीक है। प्लस ये जो हैं अनसिक्योर्ड प्रोमिसरी नोट्स होते हैं जो एक फर्म है वो रेज़ कर सकती है फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ 90 डेज़ टू 364 डेज़, ठीक है। इसीलिए इसको बोला गया है कि ये जो कमर्शियल पेपर्स हैं ये शॉर्ट टर्म फंड्स को अगर आपको रेस करना है तो आप कमर्शियल पेपर्स को जो है अडॉप्ट कर सकते हो, ठीक है। अब बात करते हैं, इसमें टर्म्स आए हैं आपके अनसिक्योर्ड एंड प्रोमिसरी नोट। अनसिक्योर्ड का क्या मतलब है कि इसमें आपको कोई भी चीज़ अपनी मॉर्टगेज यानी कि गिरवी नहीं रखनी पड़ती है। प्रोमिसरी नोट्स क्या होते हैं? प्रोमिसरी नोट एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट हमारे 3 तरीके के होते हैं, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, चेक एंड प्रोमिसरी नोट, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर एक बंदे के पास कुछ अमाउंट नहीं है, जब वो उसको गुड्स परचेज़ करने हैं, तो वो क्या करेगा, कमर्शियल पेपर इशू कर, वो प्रॉमिसरी नोट, ठीक है, इन दी फॉर्म ऑफ कमर्शियल पेपर्स इशू करवाएगा दूसरी फर्म से या दूसरे पर्सन से, और उसमें ये मेंशन करेगा आई प्रॉमिस टू पे यू एन अमाउंट ऑफ 10,000 रुपीज़ ऑन सच एंड सच डेट, ठीक है। और वो जो डेट है वो विद इन 90 डेज़ टू 364 डेज़ होनी चाहिए, ठीक है। इसीलिए इसको प्रॉमिसरी नोट बोला है, जहाँ पर जो पर्सन है जो गुड्स परचेज कर रहा है वो ये प्रॉमिस कर रहा है, वो एक नोट पर लिखकर ये प्रॉमिस कर रहा है कि मैं इतना अमाउंट आपका इस तारीख को रीपे कर दूंगा, ठीक है। इसीलिए इसको प्रॉमिसरी नोट बोला गया है, ठीक है। नेक्स्ट इसमें पॉइंट ये आ जाता है, जो भी मनी आप इसमें फ़ंड, शॉर्ट टर्म फंड रेज करते हो, वो जनरली बहुत लार्ज भी हो सकता है। नेक्स्ट पॉइंट इसमें ये आ जाता है कि ये जो कमर्शियल पेपर्स हैं, ठीक है, ये ट्रांसफरेबल हैं, ठीक है, फ्रॉम वन फर्म टू दी अनदर फर्म, इसीलिए इसको नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट भी बोला गया। फॉर एग्जाम्पल जैसे चेक है, ब्लैंक चेक मैंने दूसरी फर्म को दे दिया, बिल्स ऑफ एक्सचेंज है, मैंने जो बिल ऑफ एक्सचेंज है वो दूसरी फर्म को दे दिया, ठीक है। तो इसीलिए ये क्या बोला गया है कि ये जो मतलब जो ये कमर्शियल पेपर्स हैं ये नेगोशिएबल हैं, दैट इज़ हम इसको एक मतलब जो एक फर्म है वो इसको दूसरी फर्म को ईजिली दे सकती है, ठीक है। नेक्स्ट इसमें पॉइंट ये आ जाता है कि जो भी कमर्शियल पेपर्स की रेगुलेशंस होती हैं वो कौन देखता है, वो आरबीआई देखती है, मतलब आरबीआई के अंडर इसको रेगुलेट किया जाता है, ठीक है। अब इसके अगर हम मेरिट्स की बात करें तो पहला पॉइंट ये आ जाता है कि ये शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल नीड्स को फुलफिल करता है और जो क्वांटिटी होती है फंड्स की वो ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू अदर सोर्सेज, ठीक है। नेक्स्ट इसमें पॉइंट ये आ जाता है कि अगर आप इशू करते हो कमर्शियल पेपर तो उसकी जो कॉस्ट होती है वो लो होती है एज़ कम्पेयर टू कमर्शियल बैंक्स लोन। नेक्स्ट है ये फ्रीली ट्रांसफरेबल है, दैट इज़ नेगोशिएबल है फ्रॉम वन पार्टी टू दी अनदर पार्टी। नेक्स्ट इसमें मेरिट ये आ जाता है, ये हाईली सिक्योर है, इसमें आपको कोई भी चीज़ मॉर्टगेज में नहीं रखनी पड़ती, इसलिए कोई भी रिस्ट्रिक्टिव कंडीशन नहीं आती है। नेक्स्ट इसमें आपका ये आ जाता है कि आपको इसमें गुड रिटर्न मिल जाता है, जो इंटरेस्ट होता है वो आप अच्छा रिटर्न इंटरेस्ट जो है अर्न कर सकते हो, ठीक है। अगर अब इसके लिमिटेशंस की बात करें तो इसमें पहली लिमिटेशन ये आ जाती है कि सिंस इसमें कोई भी सिक्योरिटी नहीं होती है और जो हाई रेटेड ऑर्गेनाइजेशन होती है जिसकी क्रेडिबिलिटी अच्छी होती है, ठीक है, वही कमर्शियल पेपर्स इशू कर सकते हैं। नेक्स्ट लिमिटेशन ये आ जाता है, सिंस ये 90s का कॉन्सेप्ट है तो ये ऑड मेथड है फिनेंसिंग का। अगर आपने कमर्शियल पेपर इशू करवा लिया है और इन फ्यूचर आपकी कंडीशन नहीं है, आप फाइनेंशियल डिफ़िकल्टीज़ फेस कर रहे हो, तो आप कमर्शियल पेपर पर जो डेट मेंशन है उसको आप एक्सटेंड नहीं करवा सकते, तो उस केस में क्या होती है, प्रॉब्लम्स इशू की जाती हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट पर मूव ऑन करेंगे, लेकिन उस पर मूव ऑन करने से पहले अगर अभी तक से आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे जो रेड कलर से सब्सक्राइब लिखा है उस पर क्लिक कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि मेरे चैनल से रिलेटेड लेटेस्ट नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें टाइमली। नेक्स्ट पॉइंट हमारा आ जाता है फैक्टरिंग। फैक्टरिंग में एक्सप्लेन करने से पहले आपको एक एग्जांपल दूंगी। फॉर एग्जांपल हमारी 3 पार्टीज़ हैं ए बी सी। ए पार्टी जो गुड्स ले रही है मतलब फर्म हो गई, बी पार्टी हमारी सप्लायर हो गई जो गुड्स दे रही है, और सी पार्टी हमारी थर्ड पार्टी हो गई है जिसको हम फैक्टर बोलते हैं, ठीक है। अब क्या होता है कि जो फर्म है उसने गुड्स परचेज कर लिए फ्रॉम दी बी,
ठीक है। अब पेमेंट करना है ए को बी को, है ना, जिससे गुड्स परचेज कर रहे हैं, यानी कि सप्लायर को पेमेंट करनी है, लेकिन फर्म बोल रही है या ए पार्टी बोल रही है कि मेरे पास अभी पेमेंट नहीं है। तो उस केस में क्या, मैं आपको जो पेमेंट है वो आफ्टर 2 मंथ्स दूंगा या 3 मंथ्स दूंगा, ठीक है। तो अब जो बी है वो एक इन्वॉइस बनाकर दे देगा कि आपने इतने के गुड्स खरीदे हैं और उसका रीपेमेंट आप इस डेट को करेंगे, ठीक है। अब क्या होता है, बी के घर में कुछ इमरजेंसी आ जाती है और उसको इमीडिएट पेमेंट चाहिए होता है। अब वो ए के पास तो जा नहीं सकता है, क्यों, क्योंकि उसने उसको एक इनवॉइस में रिटन में ड्यूरेशन दे रखी है कि आफ्टर 2 या 3 मंथ्स मुझे पेमेंट मिलेगा। तो अब वो क्या करेगा, अब वो सी के पास जाएगा, जो थर्ड पार्टी होगी या जो फैक्टर होगा, ठीक है। वो उससे बोलेगा कि ये इनवॉइस है, ये आप रख लीजिए और उसके अगेंस्ट मुझे इमीडिएट पेमेंट दे दीजिए, मेरे घर में कुछ इमरजेंसी आ गई है, ठीक है। अब जो फैक्टर है वो बी से बोलेगा ठीक है, जो इन्वॉइस है फॉर एग्जांपल वो 10,000 का इन्वॉइस है, अब वो बोलेगा मैं रेडी हूँ आपको इमीडिएट पेमेंट करने के लिए, और मैं ए जो फर्म है उससे भी 2 या 3 महीने में पेमेंट ले लूँगा जाकर, लेकिन जो अमाउंट है 10,000, मैं आपको 10,000 नहीं देकर 9,000 दूंगा, ठीक है। और जो रिमेनिंग 1,000 है वो एज अ फीस, फैक्टर फीस, वो अपने पास रखेगा, ठीक है। तो यहाँ समझ में आ रहा है क्या, इमीडिएट पेमेंट के लिए बी जो है वो थर्ड पार्टी के पास जाएगा, उसको इन्वॉइस दे देगा और उससे पैसा ले लेगा, लेकिन जो उसको पैसा मिलेगा बी को वो कुछ कम मिलेगा, क्योंकि जो फैक्टर है वो अपनी फ़ीस उसमें से लेगा, उस 10,000 अमाउंट में से लेगा। अब जब 2 या 3 मंथ्स जो डेट मेंशन है वो कंप्लीट हो जाएंगे, तो जो फैक्टर है वो जाकर फर्म के पास से अपना पैसा ले लेगा। सो दिस इज़ ऑल अबाउट फैक्टरिंग, ठीक है। तो अगर अब जैसे इसमें जो फर्स्ट पॉइंट आ जाता है फैक्टरिंग का, वो ये आ जाता है, ये फाइनेंशियल सर्विस है, जहाँ पर जो फैक्टर है यानी कि जो थर्ड पार्टी है वो कौन कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड करता है। पहला है डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स, मतलब जैसे ही वो डेट वो आ जाएगी आफ्टर लाइक 2 या 3 मंथ्स बाद, वो बिल को जो इन्वॉइस है उसको जाके डिस्काउंट करवाया जाएगा फ्रॉम द फर्म जिसने गुड्स परचेज करे हैं, ठीक है। नेक्स्ट आ जाएगा जो ये फैक्टर है, ये डेप्थ कलेक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल रहता है, और जो भी क्रेडिट कंट्रोल होता है उसके लिए भी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है, इसकी फैक्टर की ही होती है, मतलब थर्ड पार्टी की होती है। नेक्स्ट पॉइंट ये आ जाता है, जो फैक्टर है वो कुछ फीस चार्ज करता है, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको बताया था वो 9,000 पे करेगा, ना कि 10,000 पे करेगा अगेंस्ट द बिल, ठीक है। नेक्स्ट इसमें यह आ जाता है कि जो ऑर्गेनाइजेशंस ये फैक्टरिंग सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं वो इंक्लूड करती हैं SBI फैक्टर एंड कमर्शियल सर्विसेज, कैनबैक फैक्टर्स लिमिटेड, फोरमोस्ट फैक्टर्स लिमिटेड, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, कैनरा बैंक, PNB, इलाहाबाद बैंक, ठीक है। और भी बहुत सारी नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज़ हैं, एजेंसीज़ हैं जो फैक्टरिंग सर्विसेज को प्रोवाइड करती हैं, ठीक है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट योर फैक्टरिंग। अगर इसके मेरिट्स की बात करें तो ये सोर्स चीपर है देन द अदर सोर्सेज, बैंक सोर्सेज। नेक्स्ट है इसमें कैश फ्लो मेंटेन रहता है, और जो भी क्लाइंट है वो अपनी लाइबिलिटीज़ को कंप्लीट कर सकता है प्रॉम्प्टली यानी कि इमीडिएटली। ये जो सोर्स ऑफ फंड है ये फ्लेक्सिबल है, और इसमें एक डेफिनेट पैटर्न बना रहता है कैश इनफ्लोज का, क्योंकि इसमें क्रेडिट सेल्स होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट ये है कि इसमें कोई भी असेट को आपको एज अ चार्ज या एज अ मॉर्टगेज नहीं रखना पड़ता है, ठीक है। लिमिटेशंस की बात करें तो अगर आपने स्मॉल इन्वॉइस के बेसिस पर फैक्टरिंग कर रहे हो तो कहीं ना कहीं आपको ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट ये है कि इसमें आपको हायर इंटरेस्ट पे करना पड़ सकता है एज कंपेयर टू द यूजुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब इसमें हमारे 2-3 टर्म्स आए लाइक बेड डेप्थ एंड टाइप्स ऑफ फैक्टरिंग, दैट इज़ रिकोर्स एंड नॉन रिकोर्स, ठीक है। तो बेड डेप्थ क्या होता है कि जो सी है जब वो फर्म के पास जा रही है आफ्टर 2 या 3 मंथ्स अमाउंट लेने, अगर वो फर्म मना कर देती है पैसा देने को तो वो हमारा हो जाता है बेड डेप्थ, ठीक है। तो अब जो 2 टाइप की फैक्टरिंग है, रिकोर्स एंड नॉन रिकोर्स। तो रिकोर्स में क्या बोलते हैं कि ये कोई भी प्रोटेक्शन नहीं देता है ऑफ द रिस्क टू द थर्ड पार्टी, मतलब कि इन केस अगर जो हमारा पेमेंट नहीं देता है ए पार्टी तो उसका रिस्क कौन बेयर करेगा, जो बी पार्टी है, जो सप्लायर है वो बेयर करेगी, ना कि जो हमारे थर्ड पार्टी है जिसने इमीडिएट पेमेंट करा है वो करेगा, ठीक है। इसलिए बोला गया है कि अंडर रिकोर्स फैक्टरिंग द क्लाइंट इज़ नॉट प्रोटेक्टेड अगेंस्ट द रिस्क ऑफ बेड डेप्ट्स, ठीक है। ऑन द अदर हैंड अगर हम
नॉन रिकोर्स की बात करते हैं तो इसमें किसके ऊपर पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है, जो थर्ड पार्टी है, जो सी पार्टी है, उसके ऊपर आ जाती है। सेलर की कोई भी इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं रहती है। इसलिए इसमें बोला गया है द नॉन कोर्स फैक्टरिंग मीन्स फुल अमाउंट ऑफ इनवॉइस इज पेड टू द क्लाइंट इन द इवेंट ऑफ डेप्थ बिकमिंग बेड। ठीक है, प्लस ये जो हमारा जो थर्ड पार्टी होती है, जो हमारी सी पार्टी होती है, ये पूरी इसके पास पूरी हिस्ट्री होती, इसको मतलब पूरी रिसर्च करनी होती है कि जिससे वो पैसा, जिसको वो पैसा दे रहा है और जिससे वो पैसा ले रहा है, उसकी क्रेडिट वर्दीनेस कैसी है, मार्केट में उसकी पोजीशन कैसी है, उसकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी कैसी है। ठीक है, नाउ कम्स अ नेक्स्ट टॉपिक विच इज़ वेरियस फैक्टर्स इफेक्टिंग द चॉइस ऑफ सोर्सेज ऑफ फंड। की कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो बिजनेस को दिमाग में रखने चाहिए जब वो कोई भी सोर्स फंड्स का एक्वायर करने जा रही है। ठीक है, तो पहला हमारा आ जाता है कॉस्ट। दो तरीके की कॉस्ट इन्वॉल्व होती हैं, कॉस्ट ऑफ प्रिक्योरमेंट एंड कॉस्ट ऑफ यूटिलाइजिंग। कॉस्ट ऑफ प्रिक्योरमेंट वो कॉस्ट होती है जो हम इन्वेस्ट करते हैं जब हमको फंड्स को लेना होता है, और कॉस्ट ऑफ यूटिलाइजिंग मतलब जब हम फंड्स को, उस फंड को इन्वेस्ट करते हैं तब भी हमारी कुछ कॉस्ट इनकर होती है, तो उसको हम बोलते हैं कॉस्ट ऑफ यूटिलाइजिंग। ठीक है, तो जहाँ जिस सोर्स ऑफ फंड में हमारी ये दोनों कॉस्ट मिनिमम हो, कम से कम हो, हमें वो सोर्स ऑफ फंड एक्वायर करना चाहिए। नेक्स्ट है फाइनेंशियल स्ट्रेंथ एंड स्टेबिलिटी ऑफ ऑपरेशंस। तो जब भी आप कोई भी सोर्स एक्वायर करें तो पहले आपको अपनी फाइनेंशियल पोजीशन देख लेनी चाहिए कि क्या आपके पास साउंड फाइनेंशियल पोजीशन है, क्या आप प्रिंसिपल अमाउंट विद इंटरेस्ट रीपे कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि अगर आप फॉर एग्जांपल डिबेंचर्स या फिर प्रेफरेंस शेयर्स प्रेफर करते हो तो उसमें आपकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी पे बहुत ज़्यादा बर्डन आ जाता है। नेक्स्ट है फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड लीगल स्टेटस। आपकी कौन सी फॉर्म है, सोल प्रोप्राइटरशिप है, पार्टनरशिप है। ठीक है, तो उसके बेसिस पर आपको सेलेक्ट करना चाहिए कि आपको कौन सा सोर्स ऑफ फंड एक्वायर करना है। जैसे अगर आपकी पार्टनरशिप फर्म है तो आप इक्विटी शेयर्स को नहीं रेज कर सकते हो, उसको सर्कुलेट नहीं कर सकते हो मार्केट में। ठीक है, वो कौन कर सकता है? जॉइंट स्टॉक कंपनी कर सकती है। नेक्स्ट है पर्पस एंड टाइम पीरियड। आपके बिजनेस का क्या पर्पस है, किस टाइम पीरियड के लिए आपको लोन एक्वायर, फंड को एक्वायर करना है, वो चीज़ क्लियर होनी चाहिए। अगर आपको शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल नीड्स अपनी फुलफिल करनी है तो आप जो भी लो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, जैसे ट्रेड क्रेडिट, कमर्शियल पेपर्स, ये बोरो कर सकते हैं। अगर आपको लॉन्ग टर्म चाहिए, ठीक है, तो आप उसके लिए बैंक्स के पास जा सकते हैं। ठीक है, और शेयर्स एंड डिबेंचर्स भी इशू कर सकते हैं। नेक्स्ट है रिस्क प्रोफाइल। कोई भी फंड एक्वायर करने से पहले, किसी भी सोर्स से पहले आप उसकी उस फंड को एक्वायर करने में या फिर कितना रिस्क है, ठीक है, वो आपको चेक कर लेना चाहिए कि कितना रिस्क इन्वॉल्व्ड है उस सोर्स ऑफ फाइनेंस में। जैसे अगर आप इक्विटी शेयर्स, आपके जॉइंट स्टॉक कंपनी है, तो आप इक्विटी शेयर्स को एक्वायर करें। क्यों? क्योंकि उसमें लीस्ट रिस्क रहता है, कम से कम रिस्क रहता है, क्योंकि आपको वो अमाउंट रीपे तभी करना होता है जब आप वाइंड अप कर रहे हो, और डिविडेंड भी तभी पे करना होता है अगर आपको प्रॉफिट्स होता है। तो रिस्क कितना इन्वॉल्व है उस सोर्स में, वो आपको एनालाइज करना चाहिए। नेक्स्ट है कंट्रोल। कंट्रोल से यहाँ पर मतलब है टॉप मैनेजमेंट की पावर्स से रिलेटेड। ठीक है, तो अगर आप इक्विटी शेयर सर्कुलेट कर रहे हो तो जो इक्विटी शेयर होल्डर्स होता हैं वो वोटिंग राइट्स इंजॉय करते हैं, प्लस वो ओनर्स होते हैं। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन में वो मैनेजमेंट में भी पार्टिसिपेट करते हैं। तो इससे क्या होता है, जो कंपनी की टॉप मैनेजमेंट है उनके कंट्रोल का डाइल्यूशन हो जाता है। सो दैट्स ऑल अबाउट टुडे। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो। पसंद आई तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें कोई भी क्वेरी है, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।